Hello students, welcome back at my channel Eco by KK Sir. Last video I have explained the income method of measuring national income. In this video I will explain expenditure method. So as you know this is the last method for measurement of national income. So let's get started. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड एज यू नो मेजर नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आपको पता है प्रोडक्शन करने तीन मेथड है नेशनल इनकम के. सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड. प्रोडक्शन मेथड इज आल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड. सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है और प्रोडक्शन करने से इनकम जनरेट होती है. ठीक है, और जो इनकम जनरेट हुई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस इनकम को क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं. तो इसलिए हम एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं. तो फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर. ठीक है, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो इनकम अर्न करी थी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, उस इनकम का वो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर कर देंगे. ठीक है, जिन गुड्स एंड सर्विसेज को फर्म ने प्रोड्यूस किया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जिन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया था उन्हीं को खरीदने में पैसे खर्च कर देंगे, एक्सपेंडिचर कर देंगे. दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स. ठीक है, तो ये मेथड मेजर करता है नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से. एक इकोनॉमी में आपको पता है कि देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी. ठीक है, पहला हाउस होल्ड सेक्टर है, दूसरा फॉर्म सेक्टर है, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर है एंड चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन सेक्टर है. ठीक है, तो चारों सेक्टर से एक इकोनॉमी में जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसका हम टोटल कर देते हैं. तो एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकल जाती है. ठीक है, दिस टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एमपी. ये जो टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं नेचुरली वो मार्केट प्राइस पे करते हैं. ठीक है, तो जब वो मार्केट प्राइस पे करते हैं तो टोटल जो फाइनल एक्सपेंडिचर आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट आफ्टर एडिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द सेक्टर्स वी विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस. ठीक है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड. तो इसका एक दूसरा नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड. अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड? तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. ये जो 4 कंपोनेंट है ये न्यूमेरिकल करते टाइम भी काम आएंगे. तो थ्योरी में तो है ही है, न्यूमेरिकल करते टाइम भी काम आएंगे. तो फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, second is government final consumption expenditure, third is gross domestic capital formation. As you know, capital formation is the other name of investment. Capital formation means investment. ये जो capital formation है इसके 2 पार्ट आते हैं, gross fixed capital formation and inventory investment. ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करी, जो कैपिटल फॉर्मेशन परचेज करी, तो 2 चीजों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. एक तो फिक्स असेट्स पे जैसे टूल्स, मशीन्स, ठीक है, इक्विपमेंट, ये फिक्स असेट्स हैं, इनके ऊपर एक्सपेंडिचर किया तो उसको बोलेंगे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो चेंज इन स्टॉक कहलाता है, जैसे रॉ मटेरियल पे एक्सपेंडिचर किया तो उसको बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और फोर्थ कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट. तो एज यू नो नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता है. Now we will discuss all these 4 components one by one. Yes. Now the first component of expenditure method is private final consumption expenditure. Short form में PFCE. क्या होता है ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? मीन्स जो हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करते हैं कंजम्पशन एक्टिविटीज पे. जैसे आप अपने घर के लिए राइस परचेज करते हैं, अपने घर के लिए फ्लोर परचेज करते हैं, आटा, दाल, चावल, इस तरह की चीजें परचेज करते हैं, ये या रेफ्रिजरेटर परचेज करते हैं, फैंस परचेज करते हैं अपने हाउस होल्ड के लिए. तो इट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड. कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं
नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ये जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो ड्यूरेबल गुड्स पे भी हो सकता है, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, लंबे टाइम तक चलता है, टीवी हो गया बहुत टाइम, तो वो ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूमर गुड्स हैं। एक्सेप्ट हाउसेस, हाउसेस को छोड़ के, हाउसेस भी ड्यूरेबल गुड्स हैं, कई साल तक चलता है हाउसेस, ठीक है। लेकिन हाउसेस को हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं, नॉट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाउस में जो आप खर्च करते हो वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हाउसेस आपके पास बहुत टाइम तक रहता है, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिनका लाइफ स्पैन अबाउट 1 ईयर होता है, जैसे शूज हो गया, कपड़े हो गए, ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूज गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, जैसे एक बार यूज करा वो खत्म हो गई, जैसे हमने खा पी लिया, खाना खा लिया, वो एक बार यूज करके खत्म हो जाता है, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी खर्च करती है और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। इसको हम बोलेंगे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है वो जनरल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो it is assumed that general government is making expenditure not for earning profit but for public welfare, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, फ्री में ट्रीटमेंट करवा लो, हॉस्पिटल्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस सर्विसेज हैं, ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्लियर है। नाउ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इन्वेस्टमेंट का मीनिंग। जैसे मैं उनसे पूछता हूँ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, तो मुझे वो आंसर देते हैं कि जब हम पैसे बिजनेस में लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट दिस डेफिनेशन फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इज रॉन्ग। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन। Investment means addition in the capital stock in an accounting year is called investment. एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज होता है, जैसे एक मशीन परचेज करी, टूल्स परचेज करे, इक्विपमेंट परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, तो जो कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज होता है विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम थर्ड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो क्या होता है, इट रेफर्स टू द एडिशन, ठीक है, इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन गेटिंग न्यू कैपिटल एसेट्स लाइक टूल्स, मशीन, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। देयर आर टू कंपोनेंट। तो इसके भी दो कंपोनेंट हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा मीनिंग इन्वेस्टमेंट का। इसके दो कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट के, ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जब प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो दो चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, एक तो फिक्स असेट्स के ऊपर, ठीक है, जैसे टूल्स, मशीन, इक्विपमेंट, ये फिक्स असेट्स हैं, और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट करता है रॉ मटेरियल पे, जिसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पहला आता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, जो फिक्स असेट्स को परचेज करने पे एक्सपेंडिचर किया जाता है। एग्जांपल दे दिए मैंने। दिस एक्सपेंडिचर इज फर्दर डिवाइडेड। अब ये जो फिक्स कैपिटल पे जो खर्च किया जाता है इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेसमैन है वो अपने लिए टूल्स, प्लांट, मशीनरी ये परचेज करते हैं, तो ये फिक्स असेट्स, मतलब फिक्स असेट्स परचेज करते हैं जो बिजनेस में कई साल तक चलते हैं, ठीक है। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो रेजिडेंस के लिए हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर रेजिडेंशियल पर्पज से परचेज करेगा, जैसे फ्लैट परचेज करेगा, अपना घर बनवाएगा, तो उसको भी इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। It includes expenditure on purchase or construction of new houses by the household. या तो न्यू हाउस परचेज करता है या न्यू हाउस बनाता है,
तो इसको भी इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है, चाहे वो घर रहने के लिए बना रहा हो। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनवाती है, रोड्स बनवाती है, तो ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्लाईओवर, डैम्स, रोड्स एटसेट्रा। ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो चेंज इन स्टॉक भी उसको बोलते हैं। और हमें पता है चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इट रेफर्स टू द चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। तो एक प्रोड्यूसर है, वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, उसके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, फिर उसके पास कुछ सेमी फिनिश गुड्स होती हैं, कुछ गुड्स ऐसी हैं जो आधी बनी, जैसे अगर प्रोड्यूसर पेन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो पेन की कैप बन गई, अभी बाकी पार्ट उसका नहीं बना। ठीक है, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स एटसेट्रा। फोर्थ कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट। इसको हम एक्स माइनस एम बोलेंगे। एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट। एक्स में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे, एक्स में से एम, तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आएगा। तो व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट? It refers to the difference between export and import of a country during an accounting year. एक साल के अंदर एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को हम नेट एक्सपोर्ट बोलेंगे। वैसे तो ये दो अलग अलग कंपोनेंट है। एक एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मीन्स हम अदर कंट्रीज में अपनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट मीन्स अदर कंट्री से हम गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं। तो इनको दो सेपरेट कंपोनेंट लेने के बजाय हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, इनको हम वन कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए हम नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट को ऐड करना पड़ता है, इंपोर्ट को माइनस करना पड़ता है। तो हम इनको नेट एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं, तो ये वन कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके बाद स्टेप्स आएंगे एक्सपेंडिचर मेथड के। द स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्रीजिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम ऐसी इकोनॉमिक यूनिट्स को पहचानेंगे जो कि फाइनल एक्सपेंडिचर कर रही हैं। ठीक है, ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स विच इनकर फाइनल एक्सपेंडिचर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आर आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड इनटू। तो इनको सबसे पहले हम पहचान करेंगे और चार पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं। वो आपको पता है, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉर्म सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। तो ये जो चारों सेक्टर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो किस किस तरह का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इनको हम क्लासिफाई करेंगे फर्दर फोर पार्ट में। फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द अबव फोर सेक्टर्स आर क्लासिफाइड। ये जो अबव फोर सेक्टर्स हैं ये वाले, तो ये क्या क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इसको हम फर्दर फोर हेड्स में क्लासिफाई करेंगे। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्च करता है उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट खर्च करती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो फॉर्म एक्सपेंडिचर करती है उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देन फॉरेन सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्स माइनस एम। ठीक है, तो अब हम इन चारों सेक्टर्स हैं फाइनल एक्सपेंडिचर, इनको क्लासिफाई किया, इनको ऐड कर दिया। इनको हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट जीडीपी एमपी, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इनको ऐड कर देंगे तो वी विल गेट जीडीपी एमपी। नाउ द थर्ड स्टेप, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम, अभी हमने सेकेंड स्टेप में आपने निकाला था जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस को हम एनडीपीएफसी मींस डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, जो एनडीपीएफसी फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे पास जीडीपी एमपी आया था पहले जो सेकंड स्टेप में, इसमें से हमने डेप को, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देना है, एंड वी विल गेट डोमेस्टिक इनकम। देखो, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम by subtracting the value of depreciation and net indirect taxes from GDP MP, we get domestic income। तो GDP MP में से हमने depreciation और net indirect tax को माइनस कर देना है थर्ड स्टेप में, and we will get domestic income। और लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में नेशनल इनकम तक पहुंचना है। तो सबसे पहले तो we are to find out what is net factor income from abroad।
वो हमने कैलकुलेट करनी है। NFIA कितना है, ठीक है। तो NFIA निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, वी टेक द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड डिडक्ट कर देते हैं एंड वी विल गेट NFIA। अब NFIA को हमने डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देना है। जो हमने थर्ड स्टेप में डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करी थी उसमें हम NFIA ऐड कर देंगे और हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। एंड वी नो नेशनल इनकम इज NNPFC। देखो एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो सबसे पहले तो इसको एस्टिमेट किया नेशनल इनकम निकालने के लिए। इन द फाइनल स्टेप NFIA इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट नेशनल इनकम। नाउ व्हाट आर द प्रीकॉशंस व्हाइल मेजरिंग नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रीकॉशंस। फर्स्ट प्रीकॉशन इज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जैसे रॉ मटेरियल लगा किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करना है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी इंक्लूड कर लें तो इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। नेशनल इनकम का ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। Not included in the estimation of national income because it is received without rendering any productive activity। क्योंकि जो ट्रांसफर पेमेंट है या ट्रांसफर इनकम है वो बिना किसी काम के मिलती है, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी मिलती है, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। ओनली फैक्टर इनकम को करेंगे। Purchase of second hand goods are not to be included in the estimation of national income या डोमेस्टिक इनकम में भी। तो सेकेंड हैंड गुड्स को आप परचेज करते हो, उसको परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वह गुड्स एंड सर्विसेज के करंट फ्लो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती। जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनकी वैल्यू को जिस साल वो नई बनी थी उस साल के अकाउंटिंग ईयर में उसको ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड कर चुके हैं, तो इसलिए उसकी वैल्यू को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो करंट फ्लो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और आता है, however any commission or brokerage on such goods is included as it is a payment for productive services। लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को बिकवाने के लिए जो कमीशन एजेंट को कमीशन मिली है उस कमीशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये इनकम मेथड करते टाइम मैंने ये प्रिकॉशन बताई थी आपको कि जैसे एक फ्लैट है, वो फ्लैट कई बार बिकता है, ठीक है। जितनी बार वो फ्लैट बिकेगा और कमीशन एजेंट अगर उसको बिकवा रहा है तो उसको हर बार जो कमीशन मिलेगी उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, लेकिन जो फ्लैट है उसके अमाउंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। लेकिन हाँ कई बार ऐसे होता है कि एक घर है, बिल्डिंग है, किसी ने उसको परचेज किया था, उसके ऊपर एक बिल्डिंग और बना ली करंट ईयर में, तो जो उसने नई बिल्डिंग बनाई उसके ऊपर या उसके ऊपर एक नया रूम कंस्ट्रक्ट किया उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जो नई चीज बनाएगा उसके ऊपर उसको करेंगे। फोर्थ पॉइंट है परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जैसे शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इनकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर ओनली फाइनेंशियल एसेट्स नॉट रियल एसेट्स, ठीक है। दीज आर ओनली पेपर क्लेम्स, तो इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ एज दीज आर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो ओन अकाउंट प्रोडक्शन को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। जैसे फार्मर प्रोडक्शन करता है वीट का, उस वीट को वो मार्केट में सेल नहीं करता, अपने लिए रख लेता है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसने कितने रुपीस का वीट अपने पास रखा उसको मार्केट प्राइस के हिसाब से उसकी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। इन द सेम वे इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर्स ओन ऑक्युपाइड हाउस। एक मकान मालिक है, उसका अपना घर है, उसने किसी को किराए पे नहीं दिया, अपने घर में खुद रह रहा है,
उसका जितना भी रेंट बनता है मार्केट प्राइस के हिसाब से, इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसी तरह से एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट का मालिक है, वो अपनी कंपनी में खुद ही काम कर रहा है, मैनेजर का या कोई और वर्कर का, तो उसकी जितनी भी सैलरी बनती है इंप्यूटेड वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो आज मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड पूरा करवा दिया, ये तीनों मेथड पूरे हो गए, ये पार्ट 3 था इस वीडियो का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिकल्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, देन इनकम मेथड एंड और लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। तो अभी तक अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।